Hello everyone, welcome to Romcom Edu Session. I am Rahul Mohile, Assistant Professor teaching accountancy from last 12 years. Will be teaching you all subjects related to accountancy for regular as well as self-finance courses. I'll be teaching you the subject of accountancy with more concept clarity and easy to understand. So let's start today's session. Hello everyone. So today we are going to start with the concept of residential status, and residential status is covered as per section 6. So residential status, first of all we will learn the basic conditions, basic theoretical background of residential status, and then in the next sessions to come we will solve the practical questions also for residential status. तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं. तो पहले हम रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे कि एक्चुअली रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है और ये क्यों करना है. रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें क्या करना है एग्जैक्टली की कंडीशंस के बेसिस पे हमें ये देखना है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इंडिया का रेसिडेंट बनेगा या नहीं. अगर वो इंडिया का रेसिडेंट बनता है तो वो इंडिया में टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर वो इंडिया का रेसिडेंट नहीं बनता तो टैक्स के लिए इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा. तो उसके सारे प्रोविजंस है, एक एक करके हम देखेंगे. तो ये सारी चीजें हैं हमको इस चैप्टर में पढ़नी है, एंड दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस. वी विल बी लर्निंग द सेक्शन 6 सबसेक्शन 1. सो आपको सेक्शंस के साथ थोड़े थोड़े डिटेल्स बताते रहता हूँ कि रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो एज पर सेक्शन 6 कवर होगा. बेसिक कंडीशंस विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 6(1) एंड सेक्शन 6(6) के बेसिस पे भी कुछ कंडीशंस है. विल बी ऑल्सो लर्निंग सम एक्सेप्शंस रिलेटेड टू द कंडीशंस. तो हम धीरे धीरे करके सारी चीजें पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इंसिडेंस ऑफ टैक्स देखते हैं. इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में, अगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर. इंसिडेंस ऑफ टैक्स जो है दैट डिपेंड्स ऑन 2 पॉइंट्स. ओके, नंबर 1 इज द नेचर ऑफ इनकम. नेचर ऑफ इनकम, ठीक है. और नंबर 2 जो है दैट डिपेंड्स अपॉन रेसिडेंशियल स्टेटस. एज पर सेक्शन 6. सो जो भी आपका इंसिडेंस ऑफ टैक्स है दैट डिपेंड्स, मतलब टैक्स कैसे लगेगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इनकम के ऊपर. नेचर ऑफ इनकम में भी 2 पॉइंट्स हम डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 है हमारा इंडियन इनकम एंड नंबर 2 है हमारा फॉरेन इनकम. ओके, इंडियन इनकम की अगर हम बात करें तो हम धीरे धीरे सीखेंगे. इसमें सेक्शन 7 कवर होगा, सेक्शन 9 कवर होगा. फॉरेन इनकम फिलहाल हम इसमें कुछ पढ़ने नहीं वाले. तो हमें नेचर ऑफ इनकम की अगर बात करें तो वो हम सेक्शन 5 में देखेंगे. टोटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम का एक चैप्टर अलग से पढ़ना है. सो अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर. रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का हम कैलकुलेट करेंगे. वी विल कैलकुलेट द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल. Number 2, we will be calculating the residential status of HUF. We can also calculate residential status of the firm. फर्म में ही हमने AOP और BOI को याद रखना है. Association of persons or body of individuals. Then number 4 will be for company. Okay. And number 5 will be others. Others में हम local authority, artificial juridical person. तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज बनती है और वो है डेफिनेशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 231. तो 231 के अंदर पर्सन का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पर्सन में कौन कौन कवर है. सो पर्सन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ओवर हियर. तो एक पर्सन के बेसिस पे ही हम फाइंड आउट करेंगे कि वेदर ही इज अ रेसिडेंट और वेदर ही इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, दैट इज द बेसिक पार्ट इंसिडेंट ऑफ टैक्स. अब हम पढ़ने वाले रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में. देखो रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब अगर कोई भी पर्सन इंडिया में कुछ पैसे अर्न करता है, वो ही पर्सन फॉरेन में भी जाता है, फॉरेन में भी पैसे अर्न करता है, फिर इंडिया में आता है, फिर फॉरेन में जाता है, तो उस बेस पे उसे रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का मिलेगा कि फॉरेन का मिलेगा, उसे इंडिया में टैक्स भरना है या फॉरेन में टैक्स भरना है, ये सारी चीजें वी विल बी आइडेंटिफाइंग, वी विल बी फाइंडिंग आउट इन दिस चैप्टर. So there are certain rules and regulations, there are certain conditions prepared as per the income tax law. जो income tax का एक्ट है 1961, उसके बेसिस पे कुछ कंडीशंस हैं वो हमें ध्यान से पढ़ने हैं. तो रेसिडेंशियल स्टेटस
ये नेशनलिटी से रिलेटेड है और द डोमिसाइल ऑफ अ पर्सन. An Indian who is a citizen of India can be a non-resident for income tax purpose, whereas an American who is a citizen of America can be a resident of India for income tax purpose. Basically अगर हम देखें तो रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें जो नेशनलिटी जो होगी उस पर्सन की, उससे फाइंड आउट हम कर सकते हैं कि वो पर्सन इंडिया से रिलेटेड टैक्स भरेगा या कि किसी की फॉरेन कंट्री से रिलेटेड टैक्स भरने वाला है. सो ऑल दिस पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर वन बाय वन ओवर हियर. तो इफ यू चेक द रेसिडेंशियल स्टेटस कौन से सेक्शन में कवर होता है? रेसिडेंशियल स्टेटस इज कवर्ड एज पर सेक्शन 6. रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर हम बात करें तो एक रेसिडेंट होगा, एक नॉन रेसिडेंट होगा. अभी रेसिडेंट कब होगा, इसके लिए कुछ कंडीशंस है. सेक्शन 6(1) के कंडीशंस वी विल बी सीइंग दैट इन डिटेल कि विच आर द कंडीशंस एज पर सेक्शन 6(1). एंड अगर वो कंडीशन 6(1) के सेटिस्फाई करता है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया. रेसिडेंट बनने के बाद हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, दैट इज सेक्शन 6(6) के कुछ कंडीशंस है. रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है ROR. और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा सेक्शन 6(6) के, तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे. मतलब अगर हम देखें तो इफ ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही विल बी कॉल्ड एज ROR or RNOR. If he satisfies the condition as per section 6(6), he will be called as ROR. If he is not satisfying the condition as per section 6(6), he will be called as RNOR. And if he is not satisfying, अगर वो 6(1) के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो वो सीधा नॉन रेसिडेंट बनेगा, जिसको हम NRI के नाम से भी जानते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन. सो ये पॉइंट्स हमें एक एक करके पढ़ने. अब काफी इंपॉर्टेंट, इसी से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें हेल्प होगी. तो सेक्शन 6 इज नथिंग बट रेसिडेंशियल स्टेटस. अब जो हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं दैट इज कवर्ड एज पर सेक्शन 6(1). सो सेक्शन 6(1) क्या बोल रहा है? सेक्शन 6(1) says that a person will be called. यहाँ पे एक वर्ड आया person, and I think that you know now what is person. Definition we have already learned under section 231. हमने पढ़ लिया था person के बारे में. So person कौन कौन है प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ लिया है. So अगर हम देखें तो सबसे पहला बेसिक कंडीशन क्या है? He should stay in India for that previous year for 182 days or more. अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी पिछले सेशन में. एक होता है असेसमेंट ईयर और एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर. तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या है? हमारा असेसमेंट ईयर है 2020-21 और हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20. सो अगर हम देखिए कंडीशन नंबर 1 में, सो कंडीशन नंबर 1 सेज दैट कोई भी पर्सन अगर 2019-20 में, ये 2019-20 सिर्फ इसी साल के लिए है, आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें 2019-20 आएगा. इफ एनी इंडिविजुअल स्टेज इन इंडिया इन 2019-20 फॉर 182 डेज और मोर, 181 डेज रहेगा फिर भी नहीं चलेगा. 182 डेज अगर रहता होगा तो वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर लेगा. अगर वो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई करता है तो ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दैट इज कंडीशन नंबर 1. तो अगर कोई भी पर्सन इंडिया में 180 डेज रहता होगा तो फिर क्या करना है हमें? तो इसके लिए एक और वाला कंडीशन दिया है. इफ एनीवन स्टेज मोर देन 182 डेज और 182 डेज देन ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट ऑफ इंडिया. But if he is not staying for 182 days, what will happen? There is another condition which we can apply to find out कि other condition is satisfied or not. So 1 के लिए ये 1 वाला और का condition है. और का मतलब होता है इन दोनों में से कोई भी एक. Within 4 preceding previous years he should stay for 365 days or more. तो 4 साल पीछे आपका जो भी असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर अगर हम देखें तो 2019-20, तो 19-20 के पीछे जाना है 4 साल. तो मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा, वो फॉर्मेट से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. पहले कि 4 साल कौन से? 4 साल प्रीवियस ईयर के पहले के, 2019-20 के पहले कौन सा आएगा? 2018-19, फिर 17-18, 16-17, 15-16. तो 4 साल पहले वो इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए? 365 डेज और मोर.
इफ इज स्टेइंग फॉर 365 डेज और मोर, भले ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है नंबर 1, लेकिन 365 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो उसके साथ एक एंड का कंडीशन है, मतलब कम से कम कितना रहना चाहिए, ही शुड स्टे फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है हमारा 2019-20। सो 2019-20 में हमें कितना दिन रहना चाहिए, 60 डेज कम से कम होना ही चाहिए, मतलब जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसमें मिनिमम क्राइटेरिया है 60। अगर 182 से ज्यादा रहता है तो ये कंडीशन 4 साल पहले वाला और ये जो 60 का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दिस टू कंडीशंस आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन ही इज नॉट स्टेइंग इन इंडिया फॉर 182 days. If he is staying for less than 182 days, then we will apply two conditions. Condition number 1, check whether he is staying for 4 years, preceding 4 years he is staying for 365 days, and in that previous year he is staying for 60 days. So if both these conditions are also satisfied, अगर ये दोनों condition भी satisfied होंगे तो भी उसे हम resident मानेंगे। अगर ये पहला वाला हो गया तो ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये फर्स्ट वाला नहीं होता है तो ये दोनों कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करने की जरूरत पड़ेगी। सो आई रिपीट अगेन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना। सेक्शन 6(1) डील्स विद द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कंडीशन नंबर 1, he should stay in India for 182 days or more during the previous year. Number 2, if he is not staying, then number 2 और वाला कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। Within 4 preceding previous years, he should stay for 365 days or more, and he should stay for 60 days or more during the previous year. तो ये conditions काफी important है, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस, अभी काफी इंपॉर्टेंट। सो कुछ एक्सेप्शंस है जो आपको ये कंडीशंस अप्लाई करते वक्त ध्यान में रखने हैं, और एक्सेप्शंस ये है कि जो ये 2 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वहां पे कंपलसरी 182 डेज का ही कंडीशन एप्लीकेबल होगा। जो हमने और वाला पढ़ा था 4 साल में 365 एंड प्रीवियस ईयर में 60, ये दोनों कंडीशन एप्लीकेबल उन लोगों को नहीं होंगे जो लोग इन एक्सेप्शंस में कवर है। नाउ लेट अस सी द पर्सन्स हु आर कवर्ड अंडर एक्सेप्शंस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सेप्शंस में कवर्ड है। इफ एनी पर्सन लीव्स इंडिया ऑन अ शिप, शिप पे जा रहा है, किस लिए जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहां पे अंडरलाइन किया है पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सो एनी पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन पीरियड ऑफ 60 days इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम और हर। तो कोई भी पर्सन अगर इंडिया छोड़ के बाहर जाता होगा काम के लिए, घूमने के लिए नहीं, विजिट के लिए नहीं, टूर के लिए नहीं, तो दैट विल बी द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो अगर कोई भी बंदा इंडिया से बाहर जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, देन ऐसे लोगों को 182 डेज का ही कंडीशन एप्लीकेबल होगा। They will not be treated as this two conditions will not be applicable for those persons who are leaving India for the purpose of employment. तो that is exception number 1, मतलब सिंपल रूल है, इन लोगों को 182 डेज ही सेटिस्फाई करना है, नहीं करेंगे तो सीधा नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे। नंबर 2, एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो पहले हम इंडियन ओरिजिन को अंडरलाइन करेंगे, कम्स टू इंडिया ऑन अ विजिट। तो 2 चीजें हैं ध्यान रखना, कोई भी पर्सन इंडियन ओरिजिन का मतलब वो इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न हुए थे, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन इंडिया से है, तो ऐसे लोगों को हम इंडियन ओरिजिन का पर्सन मानेंगे। सो ऐसे लोग जो इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडिया में आते हैं विजिट के लिए, घूमने के लिए, सो ऐसे लोगों को भी 182 डेज कंपल्सरी रहना है। इफ दे स्टे इन इंडिया फॉर 182 days, then only they will be considered as resident, otherwise they will be considered as non-resident. So you have to remember 2 exceptions. Exception number 1, if any person leaves India for the purpose of employment, they will be called as resident only if they stay for 182 days. Similarly, if any person from foreign comes to India, but 2 conditions should be satisfied. Number 1, they should be of Indian origin, and number 2, they should come on a visit to India. तो then only this exception is applicable.
and similar condition applies. 182 is compulsory for those persons who are of Indian origin and coming on a visit to India. So that is the point. Exceptions ध्यान से आपको याद रखना है. फर्दर हम जाएंगे 6 में. देखो अभी हमने पढ़ लिया कि रेसिडेंट कब होता है. सो रेसिडेंट होने के बाद दो पॉइंट में उसको डिवाइड किया जाता है. एक तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा, या एक तो वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा. तो आरओआर के लिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 दिया है. सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता होगा तो वो आरओआर बन जाएगा. अगर वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा तो वो आरएनओआर बन जाएगा. लेट अस स्टार्ट विद द कंडीशन फॉर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6. तो इसमें आपको ध्यान रखना है, बीच में यहां पे लिखा है एंड का मतलब बोथ द कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड. ये दोनों के दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होंगे तो आरओआर बन जाएगा. अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो सीधा क्या बनेगा, आरएनओआर बन जाएगा. नंबर 1, ही शुड बी अ रेसिडेंट इन 2 out of 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स. इसका मतलब आपके प्रीवियस ईयर के पीछे, आपका प्रीवियस ईयर क्या था, 2019-20. 2019-20 के पहले के 10 सालों में वो किसी भी 2 साल में इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन गिवन. नंबर 1, he should be a resident in 2 out of 10 preceding previous years. So you will understand more when I solve practical question, but just try to understand the conditions first. तो conditions काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखने का ट्राई करें. जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको फॉर्मेटिंग करवाऊंगा ताकि कोई गलती हमारी ना हो सके. नंबर 1 इज प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो रेसिडेंट होना चाहिए. तो कंडीशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड. कंडीशन नंबर 2 जो है वो बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के पिछले 7 सालों में, 7 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर के 7 ईयर्स में कितना दिन रहना चाहिए, 730 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए. सो अगर ये दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उसे हम बोलेंगे कि ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट. If both the conditions are not satisfied or even one condition is not satisfied, he will be treated as resident but not ordinarily resident. So section 6.1 deals with what? Section 6.1 deals with finding out whether a person is a resident of India. Section 6.6 deals with what? Section 6.6 deals with whether a person is a resident and ordinarily or he is a resident but not ordinarily. तो ये दो conditions आपको ध्यान रखना है. अब हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करेंगे, ये आप अपने बुक्स में लिख के रखना. देखो एक पर्सन होता है, पर्सन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फाइन. एक होता है रेसिडेंट, थोड़ा सा कंडीशन, इसमें सारे कंडीशंस आपके रिवाइज हो जाएंगे. एक होता है नॉन रेसिडेंट. सो 1 इज रेसिडेंट एंड अनदर इज नॉन रेसिडेंट. फाइन. इफ यू सी, रेसिडेंट के लिए हमने कंडीशंस पढ़े थे. रेसिडेंट में 2 पॉइंट आएंगे. A resident will be further categorized into ROR, resident but resident and ordinarily resident, और he will be called as RNOR. नॉन रेसिडेंट में कोई कैटेगरी फर्दर नहीं है. अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. देखो सेक्शन 6.1 के कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, जो भी प्रीवियस ईयर है, क्या आपका प्रीवियस ईयर 2019-20, 1920 में कितना दिन रहना चाहिए, 182 डेज और मोर. फाइन. और नहीं रहता होगा तो 4 साल पीछे, 4 years बैक, हाउ मेनी डेज, 365 डेज और मोर. एंड 2019-20 में कम से कम कितना दिन रहना चाहिए, ही शुड स्टे फॉर 60 डेज और मोर. फाइन. अगर ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो डायरेक्टली रेसिडेंट बनेगा. अगर नहीं करता है तो ये 2 कंडीशंस हमें अप्लाई करनी पड़ेगी. तो 6.1 के कंडीशंस में हम क्या ढूंढेंगे, 6.1 के कंडीशन में हम ढूंढेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एक बार रेसिडेंट बन गया तो हमारा सेक्शन 6.6 अप्लाई करना जरूरी हो जाता है.
सेक्शन 6.6 क्या बोलता है? सेक्शन 6.6 सेज दैट नंबर 1, 6.6 किसके लिए? इट इज फॉर ROR. इफ दिस इज सेटिस्फाइड ROR बनेगा, इफ दिस इज नॉट सेटिस्फाइड क्या बनेगा? RNOR. नंबर 1, 2 आउट ऑफ 10, 2 साल, किसी भी 2 साल में 10 साल पीछे जाके देखेंगे तो वो क्या बनना चाहिए? 10 साल में 2 बार रेसिडेंट होना चाहिए. एंड नंबर 2, दूसरा भी कंडीशन है, 7 ईयर्स में कितना दिन रहना चाहिए? 730 डेज वो इंडिया में रहना जरूरी है. अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तो ही विल बी ट्रीटेड एज ROR. इफ नॉट सेटिस्फाइड he will be treated as RNOR. So that is the basic of the residential status we have learned today. This is important chart. ये आप चार्ट अपने बेसिस पे ड्रॉ करके रखना so that ये आपको काफी हेल्प करेगा for solving all the practical questions जो हम आगे जाके सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट भी बनेंगे बिकॉज रेसिडेंशियल स्टेटस पे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं. दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन. तो सेशन में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेरीज को हम इजी तरीके से हैंडल कर सके और आपके जो क्वेरीज है वो भी क्लियर हो जाए. सो बेसिकली वी हैव लर्न टुडे द रेसिडेंशियल स्टेटस. सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.